मॉर्निंग। मैं थोड़ा-सा अपने लेक्चर में मॉडिफ़िकेशन कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी सेक्शन को बताऊँगा, उसमें 3 केस लॉ बताऊँगा, 3 केस लॉ और एक लास्ट में एमसीक्यू करवाऊँगा, ठीक है? जो इसी पे बेस होगा, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे सेक्शन 116 ऑफ बीएसए और 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है? ये क्या कहता है? कह रहा है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, मतलब शादी के दौरान जो बर्थ होती है उसके लिजिटिमेटी पे, मतलब जो बच्चा पैदा होगा, जो चाइल्ड पैदा होगा, वो लिजिटिमेट कहा जाएगा या बास्टर्ड कहा जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन बात करता है ये सेक्शन 116 ऑफ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 3 केस लॉ देखेंगे हम। पीवी सिंधु का एक केस लॉ है, एक है दुख्तार जहान का और एक है एम गोविंद राजू वर्सेस मन्निका स्वामी 1998 का केस लॉ है और एक एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है? तो इसमें 2 कंडीशन है कि अगर बच्चे को लेजिटिमेट होना है तो इस 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहली कि बॉर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैरिज, कॉन्टिन्यूएशन। देखिए अगर वीडियो स्लो है तो थोड़ा तेज करके आप देख लीजिए 1.25 और 1. ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैरिज मतलब मान लीजिए ये मैरिज की डेट है और ये मैरिज कंटिन्यू हो रही है, ठीक है? ये मैरिज कंटिन्यू हुई तो अगर इस दौरान बच्चा पैदा होता है तो वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा। दूसरा कह रहा 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मान लीजिए 280 दिन के अंदर, ठीक है, विच्छेद जिसको बोलते हैं, डिसोल्यूशन मतलब यदि आप अलग हुए हैं, आपका डिवोर्स हुआ है, आप डिसोल्यूशन हुआ है तो 280 जैसे मान लीजिए आपका डिसोल्यूशन इस मान लीजिए अच्छा चलिए इस डेट को डिसोल्यूशन हुआ, ठीक है, और बच्चा पैदा होता है इसके 280 दिन के बाद, ठीक है, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। मान लीजिए ये डेट ऑफ डिसोल्यूशन है, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे 9 महीना बच्चा पैदा रहता है तो कुछ महीने 31 के भी होते हैं, तो 9 त्रिक 27, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता देता हूँ, और 4-5 दिन आपको एक एक दिन का भी हो जाएगा। 4 महीने में 9 महीने मान लीजिए आपको, तो 4-5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए 275। तो ये कह रहा है 280 दिन, अगर डिसोल्यूशन के 280 दिन के अंदर बच्चा पैदा होता है तो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। दोनों कंडीशन में वैलिड मैरिज मानी जाएगी। अरे सॉरी, वो जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट माना जाएगा, बच्चा जो है लेजिटिमेट माना जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि ये दोनों कंडीशन वॉइड तब हो जाएंगे जब आप ये प्रूफ कर देंगे कि नो एसएस, मतलब पति और पत्नी के बीच में कोई एसएस नहीं हुआ है। एसएस का मतलब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स का है। जैसे ये कह रहा है कि मान लीजिए कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज है, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा तो आप ही का माना जाएगा। लेकिन अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारा उस दौरान कोई एक्सेस ही नहीं हुआ है, ठीक है, तब आपको ये रिलीफ मिल सकती है। तब वो फैक्ट केस बाय केस पे चलेगा, लेकिन तब तक बच्चा आप ही का माना जाएगा। लेकिन आपको नो एसएस प्रूव करना पड़ेगा। या तो 280 कुछ केस लॉ देखेंगे कि जब शादी हुई है, बच्चा 7 महीने में पैदा हो गया है, तो ये प्रूव किया गया है कि शादी होने के पहले से ही हस्बैंड वाइफ के बीच में एसएस था, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स था, इसलिए वो बच्चा लेजिटिमेट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, ठीक है। तो अभी इसमें एक और बात है, एक होता है मैटरनिटी, एक होता है पैटर्निटी। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो माँ होती है मैटरनिटी, और एक होता है पितृत्व। कह रहा है कि माता को मानना तो भाई माँ ने बच्चे को पैदा किया तो उसमें तो कोई सवाल है ही नहीं, ये पॉजिटिव प्रूफ माना जाता है। भाई किसी भी बच्चा अपनी माँ से पैदा हुआ है तो वो उसी का ना बेटा होगा, उसमें कौन सा इब्बट कर सकते हो आप। लेकिन ये क्या होता है, इट इज मैटर ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, ये मे प्रेज्यूम माना जाता है। ये मे प्रेज्यूम मान के, मे सैल प्रेज्यूम का इस्तेमाल नहीं किया, मे प्रेज्यूम मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। ये इसलिए नहीं मान सकता है कि यदि आपने नो एसएस दिखा दिया कि हमारे पत्नी के बीच में कोई एसएस नहीं था, इसीलिए सैल प्रेज्यूम का इस्तेमाल नहीं किया है।
जो पैटेंटी प्रूफ है उसमें मे प्रेज्यूम की बात इसने किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अगर थोड़ा बहुत साउंड इधर उधर से आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्या बताएं, ये होली का टाइम ही ऐसा है। तो प्रिजम्पशन अबाउट लेजिटिमेसी प्रूफ ऑफ पैटेंटी में कह रहा है कि जो प्रिजम्पशन है ना, ये प्रूफ ऑफ पैटेंटी इंडिविजुअली है, एक केस बाय केस देखा जाएगा। वैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए है और एक एन है, इन्होंने शादी की, ये आपके बुक में दिया हुआ है। मैरी किया ये 3 मार्च को 1932 को, और इसके 7th मंथ के अंदर बच्चा पैदा हुआ है 2 जून 1932 को, ठीक है। तो अब वेडलॉक कंडीशन हो रही है कि भाई कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज में हुआ है पक्का, डिसोल्यूशन भी नहीं हुआ शादी का, ठीक है। तो एक बच्चे को जन्म दिया, बॉर्न को, सन को, ठीक है। तो अभी मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कह रही है शैल बी प्रेज्यूम, ये मान ही जाएगा कि ये बच्चा आपकी, मतलब उस हस्बैंड का ही है, मतलब आपका नहीं है, शैल बी प्रेज्यूम, ठीक है। ये शैल बी प्रेज्यूम माना जाएगा कि चूंकि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैरिज में है, ये ए का ही बेटा माना जाएगा, ए इसमें हस्बैंड था, ठीक है। ये हस्बैंड था, इसका बच्चा माना जाएगा। एक्सेप्शन वही है, अनलेस आप जो है ये प्रूव कर दें कि जो शादी हुई है इससे पहले, इसके पीछे की डेट में आपके पास नो एसएस था। मतलब एसएस का इस्तेमाल मैं बार बार कर रहा हूँ, ये वर्ड बार बार आएगा आपकी किताब में। या तो एसएस नहीं है, मतलब या तो आपने कोई इससे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, तब तक वो आपका ही बच्चा माना जाएगा और शैल बी प्रेज्यूम, ठीक है। अब इसमें कुछ रिवर्टेबल टू प्रिजम्पशन माना गया है, कुछ रिवर्टेबल है, कुछ नॉन रिवर्टेबल है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें कह रहा है कि कुछ बातें रिवर्टेबल, रिवर्टेबल मीन्स होता है कि अगर आपने अपोजिट पार्टी ने कुछ कह दिया, प्रूव कर दिया, तो वो उल्टा हो जाता है। मान लीजिए, ठीक है, एविडेंस में बी एड्यूस टू शो दैट इट वाज नो एसएस, ठीक है। मान लीजिए कोई ए है हस्बैंड, पिछला एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है वाइफ, ठीक है, जो सन पैदा हुआ था 7 मंथ में। रिवर्टेबल का मतलब समझा रहा हूँ। तो यदि ये तो मान ही के चला, रिवर्टेबल का मतलब होता है कि ये मान के कोर्ट चलेगी कि ये जो सन पैदा हुआ है ये आप ही का बेटा है, किसका, ए का। रिवर्टेबल का मतलब होता है यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि इनके और इनके बीच में नो एसएस था, एसएस नहीं था, तो ये जो शैल प्रिज्यूम है ये इसके फेवर में आ जाएगा, फिर बर्डन इनके ऊपर चला जाएगा, इसी को कहते हैं रिवर्टेबल, ठीक है। और एक है इररिवर्टेबल। एक है इररिवर्टेबल एंड, अच्छा, कह रहा है कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैरिज में चाहे जो वुमेन है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, वुमेन है, अदर मैन से एसएस करे, अदर मैन से एसएस करे या हस्बैंड से एसएस करे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में जो बच्चा पैदा होगा, जो सन या जो डॉटर पैदा होगी, वो वॉज फादर ऑफ, आप जो है इस बच्चे का ये हस्बैंड ही होगा। ये इररिवर्टेबल है। अगर कॉन्टिन्यूएशन मैरिज में ऐसा हो रहा है और बच्चा पैदा होता है, तो चाहे वो अदर मैन से एसएस करे और चाहे हस्बैंड से एसएस करे, वो बच्चा आप ही का माना जाएगा। ये इररिवर्टेबल है, ये किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं, ठीक है। ये मे प्रिज्यूम के टाइप पे चलेगा। अगर आपने नो एसएस दिखाया तभी मैटर वाइफ के खिलाफ जाएगा, ठीक है। अभी 3 केस लॉ में पहला केस लॉ मैं देता हूँ आपको। पहला केस लॉ है दुख्तर जहान वर्सेस मोहम्मद फारूकी, 1987 का केस है, ठीक है। दुख्तार जहान, दुख्तार, मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब है, ठीक है। अभी मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अपने टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। मैंने मोहम्मद फारूकी
मैं अभी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनके हेल्प से, और एपीओ की, यूपी एपीओ का, ठीक है, यूपी एपीओ का मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ लॉ वाला सेक्शन, जिसमें आपका सीआर बीएनएस, जो आपको पता ही है कि बीएनएस आता है, प्लस बीएनएसएस आता है, और बीएसए आता है, और पुलिस एक्ट आता है, यूपी पुलिस एक्ट आता है। इसके क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। तो इसकी ये टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज सेक्शन, ओवरऑल नहीं, जैसे मान लीजिए इसके एक यूनिट होगा, इसका एक यूनिट होगा, इसका एक यूनिट होगा, इस यूनिट को हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट दूंगा, थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट लूँगा, वो मैं अभी लॉन्च कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दूता जहान में क्या हुआ था मैटर कि ये है अप्लीकेंट, चलिए अप्लीकेंट है और हस्बैंड है, और ये वाइफ है, इन दोनों की मैरिज हुई थी आपकी 11/5/1973। मैटर वहीं हुआ, 7 मंथ में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है 5 दिसंबर 1973, ठीक है। अब इन्होंने डिवोर्स दे दिया, हस्बैंड ने, भाई ने कह दिया डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, ठीक है, डिवोर्स दे दिया। इस बच्चे के पैदा होने के 10 महीने के अंदर ही, मतलब 10 महीने के बाद जो है डिवोर्स फाइलिंग हो गई। मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर द चाइल्ड रिस्पोंडेंट, कह रहा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ मैरिज में हुआ है, तो वो आपका माना जाएगा। अच्छा, बच्चे के मेंटेनेंस के लिए फाइल किया गया था सीआरपीसी 125, जो मेंटेनेंस ऑफ होता है, तो इन्होंने कहा कि मेरा बच्चा ही नहीं, मैं मेंटेनेंस क्यों दूंगा, तो वो फिर कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट हैड एसेस टू, कह रहा है कि ये जो 7 महीने के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, इससे, इस शादी के डेट से पहले ही आपका एसेस था, ये वाइफ ने प्रूव कर दिया, तो प्रूफ हो गया, तो गिव द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको भाई मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैरिज, क्रक्स यही है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैरिज में बच्चा हुआ हो, शादी के डिसोल्यूशन के 280 दिन के अंदर बच्चा हुआ हो, लेकिन ये तब माना जाएगा कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो लेजिटिमेट है और आप ही का, मतलब हस्बैंड का, जो मेल है उसका बेटा है। लेकिन एक्सेप्शन है, उसका एक्सेप्शन ये है कि बस आप ये प्रूफ कर दीजिए कि हमारा एसेस नहीं हुआ है, इंटरकोर्स नहीं हुआ है उस दौरान। तो इसने प्रूफ किया, वाइफ ने, कि ये शादी से पहले ही एसेस था, इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस देना पड़ा दुख्तार जहान को, अथवा मोहम्मद फारूकी को, ठीक है। दुख्तार जहान वर्सेस मोहम्मद फारूकी 1987 का केस लॉ है। अभी भी और दो केस लॉ है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। दूसरा है पीबी संधू वर्सेस मणिकांती, और एम गोविंदा राजू वर्सेस मुन्नी स्वामी 1998 का केस है। बट मैं आपको अब एमसीक्यू करा रहा हूँ, एमसीक्यू आप इसको करिए, और इसको वीडियो पॉज करके करिएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू है, ठीक है। रेगर ऑफ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमिटी अंडर सेक्शन 116 ऑफ बीएससी कैन ओनली बी रिबर्टेबल बाई ABCD, ठीक है। पॉज करके करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।